और भूमि, गाय का दूध, दही, घी और भूमि से अन्न, यानी भूमि नहीं बदली और गाय नहीं बदली, बीज नहीं बदला भूमि में और परिवार नहीं बदला। तो ये जो चार चीज थी, एक परिवार, एक भूमि, एक गाय और एक बीज, एक ही प्रकार के बीज, इससे लगातार एक जीवन शैली, एक पद्धति से हम सब बनाए गए हैं। तो हमारी एक संस्कृति है और हमारी एक प्रकृति है। हमारी संस्कृति गाय, क्योंकि दूध, दही, घी ये अमृत कहा गया है और हमारा शास्त्र कहता है कि हम सब अमृत पुत्र हैं, हम सब अमृत पुत्र हैं, वयम अमृतस्य पुत्रः। और शास्त्र में अमृत का मतलब 5 बताया है, दूध, दही, घी, गुड़ और मधु। यहाँ लिखा है दूध, दही, घी और मधु। इसका एक श्लोक भी यहाँ दिया है, श्लोक भी है। और इस प्रकार से जो पंचामृत है, ये पंचामृत हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा ब्रह्मा जी के बताई पद्धति से लगातार हम सब लोग हजारों पीढ़ियों से ऐसे ही खाते हुए आ रहे हैं। इसलिए हमारे रक्त में, हमारे डीएनए में गाय है। दूध, दही, घी है तो गाय है। फिर जो अन्न है, भूमि से उपजा हुआ चावल, दाल, घी, मसाले, तेल, ये हमारा शरीर बना है। तो हमारी एक प्रकृति है, भूमि के कारण प्रकृति है। भूमि मतलब केवल भूमि नहीं है। भूमि जो हम कहते हैं, तो हमारा शास्त्र कहता है माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्व्या। ये पृथ्वी जो है वो हमारी माँ है और हम सब इस माँ के पुत्र हैं, पृथ्वी के पुत्र हैं। क्यों है? क्योंकि इसी में अन्न उपजाया हमने। अन्न उपजाने की विधि क्या है? गोबर को मूत्र डाला उसमें और उसी गोबर को मूत्र से हमने अन्न उपजाया और वही हमने खाए हम लगातार। और वो जब अन्न जिस मिट्टी में केवल मिट्टी नहीं है, उसमें हवा है, उसमें पानी है, उसमें नदी है, उसमें पहाड़ है, उसमें जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, ये सब मिलकर एक प्रकृति बनता है और वही हमारी प्रकृति बनी, हमारा स्वभाव बना। तो हम 2 मुख्य चीजों से बने हैं, एक गाय और एक भूमि और एक पद्धति। ये गाय और भूमि के द्वारा हम एक विधि से बने गए लोग हैं। 7 ऋषि थे और 7 प्रकार के उन्होंने प्रकृतियों को बनाया। फिर बाद में उनके शिष्य हुए, उन्होंने भी कुछ और किया। तो इस प्रकार से एक पर्टिकुलर, एक निश्चित पद्धति से बने हुए लोगों को, हम सबको तैयार किए हुए लोगों को हम हिंदू कहते हैं, सनातन कहते हैं। इस पद्धति को सनातन पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को हम संस्कार कहते हैं। 16 संस्कार हमारा शास्त्र कहता है। और इस तरह से हमारा जो जीन है, जो डीएनए है, जिसको अमेरिका कहता है कि हम सब एक विशेष जीन है, हम सब एक विशेष डीएनए से बने हुए लोग हैं। हमारा डीएनए है, लेकिन इसी डीएनए को, इसी जीन को हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा? गोत्र कहा। क्या कहा? गोत्र। तो हम सबका गोत्र होना चाहिए। हम सबका गोत्र है। कितने लोगों को मालूम है अपना गोत्र? आप में से सभी को मालूम है, क्योंकि हम सामान्य लोग नहीं है। दुनिया में और किसी का गोत्र नहीं होता है, हमारा ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि गोत्र गाय से बना है। गात्रय गोत्र, गाय से गोत्र बना है। तो गाय से क्यों बना? क्योंकि हमारे दादा, हमारे दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, हजारों पीढ़ी में दूध दही घी से ही बने हैं। चावल और दाल और घी से और फल सब्जी खाकर बने हैं। तो हमारा गोत्र ऋषियों के नाम से बना। गाय के द्वारा तो था, लेकिन नाम चूंकि पद्धति को लागू किया, हमें सिखाया, बनाया हम ऋषियों ने, इसलिए हम सब ऋषि के संतान हैं। हम विशेष लोग हैं। हम एक, हमारा सामान्य लोग नहीं है। हम तैयार किए हुए लोग, बनाए गए लोग, नर्सिंग के कल्चर किए गए लोग। तो इसके कारण हमारा शरीर रक्त में गाय है, भूमि है, इसलिए हमें गौ सेवा करना है। आज हमारे शरीर में वो नहीं मिल रहा है,
तो देसी गाय का दूध, दही, घी नहीं मिल रहा है तो हमारा डीएनए डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि इतने हजारों सालों से जो चीज हमारे शरीर में डाला गया वो आज भी नहीं आ रहा है, इसलिए हम बीमार पड़ रहे हैं, तकलीफ हो रही है, हमारे शरीर में कई प्रकार का तकलीफ आ रहा है हमको, तो हमको फिर वापस लाना पड़ेगा हमारे गाय, हमें वो दूध वापस चाहिए, हमें वो घी, वो मट्ठा, वो छाछ हमको वापस चाहिए, और वो भूमि भी चाहिए, जिस भूमि में हम रहे भूमि को शुद्धिकरण करना पड़ेगा। आज गाय अशुद्ध हो गया, भूमि अशुद्ध हो गए, जब ये दोनों अशुद्ध होंगे हम शुद्ध होंगे नहीं होंगे। और जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसे विचार, जैसे विचार वैसे व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व। अन्न से व्यक्तित्व बनता है, अन्न दूषित है तो व्यक्तित्व दूषित है, हमारा शरीर मन बुद्धि सब बीमार हो गया, तो हमें फिर से स्वस्थ होना है, तो हमें गाय को स्वस्थ करना है, वापस लाना पड़ेगा। और विदेशी गाय नहीं, वो जो आती है वो नहीं, कौन सी हमारी, और हमारे यहाँ पे भी कौन सी, गिर वाली नहीं, साहिवाल पंजाब वाली नहीं, खरपरकर राजस्थान वाली नहीं, तो कौन सी गाय, हमारा कौन सा, हमारा देसी को है कौन सा, कौशली। कौशली। हम जिस प्रांत के हैं, हम जिस जगह के हैं वो चाहिए। केन कथा कहीं होगा, देखा शायद केन कथा होगा, तो केन कथा, केन नदी है उसके आसपास रहने वाली गाय तो केन कथा कहा है, लेकिन सामान्यतः कोशली नस्ल एक नस्ल है, उसकी उपजातियां बहुत हैं, तो कोशली नस्ल हमारी है, हमारे घर में कोशली नस्ल होनी चाहिए, उसकी दूध आनी चाहिए, उसकी दही बननी चाहिए, उसका घी बनना चाहिए, वही हम खाना चाहिए, तो फिर से हमारा गोत्र मजबूत हो जाएगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे, शरीर से, मन से, बुद्धि से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, हमारे व्यक्तित्व सब शुद्ध हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। गो सेवा क्यों करना, अगर कोई पूछे आपको कि गो सेवा क्यों करना, गाय के लिए क्यों इतना कर रहे हो, तो क्या बताएंगे, बताइए तो। हमारे डीएनए में क्या है, तो डीएनए में गाय कहाँ दिखता है, हाँ ब्लड में क्या है, दूध दही घी है, खाने की पद्धति है, सिस्टम है, हजारों वर्षों से एक निश्चित संस्कार है, गाय का दूध दही घी का, घी कैसे बनाना वो एक संस्कार है, और वो घी होने के कारण हम संस्कारित है, गाय के कारण संस्कारित, इसलिए हम संस्कार है। तो गाय हमारे संस्कृति है, और भूमि एक ही भूमि है, एक ही चावल है, एक ही दाल है, एक ही सब्जियां हैं, हम खा रहे लगातार वर्षों से, ये हमारी प्रकृति है, हमारे ये संस्कृति। आज जो आप चावल खा रहे हैं जरूरी नहीं छत्तीसगढ़ का हो, राशन में मिल रहा है, जरूरी नहीं छत्तीसगढ़ का हो, वो आंध्रा का भी हो सकता है, बिहार का भी हो सकता है। तो जब हमारे अन्न नहीं है हमें डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा, चावल ही खा रहे हैं, वो हमारा भूमि का चावल है क्या, अन्य का कहीं यूपी से आया होगा, कहीं बिहार से आया होगा, कहीं आंध्रा से आया होगा, महाराष्ट्र से आया होगा, तो इस तरह से लगातार वो अन्न बदलेगा, चावल बदलेगा, तो डीएनए डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा। तो हमारी भूमि का ही चावल हमको खाना है, इसलिए क्या करना, तो अपनी भूमि में खेती करना, अपने ही अन्न उपजाना, अपने ही जो जिस हमारे पूर्वज जिस गाय से दूध दही घी से बने हैं वही गाय को वापस लाना, उस पद्धति को फिर से लागू करना, ये शाश्वत है, सनातन है, इससे बेस्ट और दूसरा नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने अध्ययन चिंतन करने के बाद तो उत्तम पद्धति है उसको लागू किया, हम अभी उसको लागू करना तो बहुत बड़ी बात है, वो भी नहीं कर रहे, खोज कर लिया उन्होंने सब पका पका करके एकदम आपके मुंह तक तो ला दिया, निगलने का काम आपको करना पड़ेगा, यानी हमारे ऋषि मुनि सारे बना के रेडी कर दिए, आप समझ लीजिए खाना वाना बना के आपके मुंह में रख रहे हैं, आपको उसको मुंह में लेके निगलना है, इतना तो काम आपको करना है, वो तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि भूख आपको लगी मैं खाऊंगा तो आपका पेट भरेगा क्या, नहीं भरेगा, तो जिसको पेट भर रहा है उसको करना पड़ेगा। तो हमारे ऋषि मुनि ने मुंह तक ला दिया, पकाकर एकदम मुंह में लाकर रख दिया, बोला खाओ, तो वो भी नहीं कर रहे। तो हमारा लक्ष्य उद्देश्य है, हमारे रक्त में गाय है, हमारे जीवन शैली में गाय है, और हम सब लोग हजारों पीढ़ियों से गाय से संस्कारित किए गए लोग हैं, इसलिए हमें गाय चाहिए। क्यों चाहिए? दूध दही चाहिए। गाय चाहिए मतलब दूध दही,
पंचामृत, 5 प्रकार के अमृत इस पृथ्वी में जो बताया गया है, वो जो 5 अमृत आपको बताए थे, वो 5 अमृत यहाँ पर है। ठीक है, ये 5 अमृत में दूध, दही, घी, मधु और गुड़, ये 5 अमृत है। ये 5 अमृत से संस्कारित किए गए लोग हैं, इसके कारण हम ये चाहेंगे। अब ये तो हो गया, अभी नहीं है, खाना है, अभी हमारी जिम्मेदारी है। हम गौ सेवा में जो कार्यकर्ता हैं, हम गौ सेवा के सभी कार्यकर्ता ये प्रयत्न करके कि ये गाय, ये संस्कार सबको मिले, तो लोगों को समझाना, लोगों को बताना, लोगों को मोटिवेट करना, ये काम है हमारा। तो कैसे करेंगे इसको? इसका लिए हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य देखिए, गौ सेवा का उद्देश्य, गौ सेवा का उद्देश्य देखिए, गौ सेवा का उद्देश्य घर घर में गाय, हर घर में दूध, लिखा है बोर्ड में। घर घर में गाय, हर घर में दूध, ये हमारा उद्देश्य है। अभी लक्ष्य क्या है? अभी लक्ष्य है, पहले लिखिए गांव में, हमारा लक्ष्य है गांव में गोपालक तैयार करना। एक गांव में 25 परिवार, लिखिए, गांव में गोपालक परिवार तैयार करना। एक गांव में 25 परिवार, कम से कम 25 परिवार, एक गांव में कम से कम 25 परिवार। और जो परिवार है वो गो सेवक बने, जो गो पालक परिवार है वो गो की सेवा करने वाला बने, और इसलिए गो भक्त बने। ये गांव में बनना चाहिए, यहाँ लिखा है गो पालक, गो सेवक, गो भक्त। जो लोग नगर में रहते हैं, जैसे बिलासपुर है, रायपुर है, ऐसे जो बड़े नगर हैं, दुर्ग है, राजनांदगांव है, ऐसे जो बड़े बड़े नगर हैं, वहां आपको गो व्रती तैयार करना है। देखिए, नगरों में गो व्रती परिवार तैयार करना। ये गो व्रती परिवार यानी क्या, वो समझाएंगे आपको। लेकिन गो व्रती जो है वो गो प्रेमी होना चाहिए और वो भक्त भी होना चाहिए। गो के प्रति प्रेम और स्नेह उसकी आवश्यकता है। केवल गाय पैसे कमाने के लिए नहीं, उसको भगवान की देवताओं का वास है, इसलिए हमें गो का प्रेम भी करना पड़ेगा, स्नेह भी करना पड़ेगा, और उसकी भक्ति पूजा पाठ भी करना पड़ेगा गाय की। तो जो नगर में रहते हैं वो पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, तो सप्ताह में 1 दिन, 10 दिन में 1 दिन गौशाला में जाकर गाय की पूजा करके आए, अर्चना करके आए, अपने हाथ से खिला कर आए। अमावस्या को आप गाय की पूजा करके उसको अपने हाथ से भोजन कराएंगे तो आपके पितरों को अन्न मिलेगा। गाय के मुख से आपके पितरों को अन्न मिलेगा। और अगर आप पूर्णिमा में भोजन कराते हैं, गाय को घास खिलाते हैं, गुड़ और चना या केले का कोई फल खिलाते हैं, तो उस दिन गाय के माध्यम से देवताओं को ये भोजन प्राप्त होता है। यानी आपके ग्राम देवता होंगे, आपके स्थान देवता होंगे, आपके ग्राम देवता होंगे, आपके इष्ट देवता होंगे, आपके कुल देवता होंगे, आपको नहीं मालूम है, तो ऐसे सभी देवताओं को ध्यान करते हुए कि मेरे कुल देवता, मेरे ग्राम देवता, मेरे इष्ट देवता, मेरे स्थान देवता, उन सबको ये अन्न जल प्राप्त हो, मैं गाय के मुख से आपको पहुंचा रहा हूँ, आप दे दीजिएगा, तो देवताओं को पहुंच जाएगा। जो काम आप यज्ञ में आज आहुति देकर करते हैं और यज्ञ के माध्यम से स्वाहा जब उसको पहुंचाती है, वो थोड़ा कठिन काम है, प्रोसेस है उसका। करने के लिए उसके व्यक्तित्व में जो एक विशेषज्ञ पंडित चाहिए रहेगा। लेकिन गाय को अमावस्या और पूर्णिमा, अमावस्या पूर्णिमा में अगर आप पूजन करते हैं, आप उसकी स्नेह करते हैं और उस गाय को अपने हाथ से खिलाते हैं, तो अमावस्या को पुत्रों को, और जो पौर्णमी है उस पूर्णिमासी के समय देवताओं को अन्न प्राप्त होगा।
क्लियर? तो ये जो वो व्रती है, यानी क्या है, वो पालन तो ठीक है, गाय रखना चाहिए, गाय पालन करना चाहिए, गोबर गोबर इकट्ठा करना चाहिए, दूध इकट्ठा करना चाहिए, दूध को जमाना चाहिए, दही बनाना चाहिए, दही को बनकर घी बनाना चाहिए, तो छाछ, ये सारे प्रोसेस तो है। लेकिन नगर के लोग क्या करेंगे, गाय तो नहीं रख सकते, तो फिर वो गाय के उत्पाद जैसे घी, गाय का दूध, मेरे घर में देसी गाय का ही दूध आएगा, ये संकल्प ले, ये व्रत ले। जैसे हम सोमवार का व्रत करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, बालाजी का व्रत करते हैं, और 12 घंटा 14 घंटा हम खाते नहीं कुछ, ये हमारा संकल्प है, श्रद्धा है हमारी, और उससे हमारी चेतनता बढ़ती है, हमारा तेजस, हमारा ओजस बढ़ता है, हमको शांति की प्राप्त होती है, ऊर्जा का हमको मिलता है शरीर को। तो ऐसे जो वो व्रती लोग हैं वो भोग पूजा करें, यानी डायरेक्ट अगर हम अग्नि में नहीं दे सकते हैं मित्रों के लिए, देवताओं के लिए, तो हम गाय को खिलाएंगे, तो हमारा एक काम होगा। और गो भक्त, आप सब यहाँ पे गो भक्त दिया है, वो गो भक्त बन सकते। तो हमारा उद्देश्य है घर घर में गाय, यानी गांव में जो गोपालन कर रहे हैं उनके घर में गाय, और जो गोपालन नहीं कर सकते उनके घर में तुम, हर घर में तुम, नगरों में जो लोग गाय नहीं पाल सकते उनको गाय, देसी गाय का दूध मिल जाए। 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर रेडियस में एक 50-100 गाय रखा है, उसको दो रहे हैं, और एक 50 परिवार को, 100 परिवार को दे दिया। आपके ही रायपुर के पास में चौकी एक जगह है, जब सदाराम अग्रवाल जी होते थे उसके, तो जब मैं 2002 में सूरत में था, मेरे परिचय को उन्होंने बुलाया, मैं इधर आया, चौकी को उन्होंने 20 परिवार में मिल करके कुछ 50 एकड़ जमीन दिया है, बहुत पुरानी है वो, और उसमें गाय रखे हैं, सबके अपनी अपनी गाय है, नाम बुलाते दौड़ जाती है, और उस गाय के सिंग वगैरह को सजा उजा कर पार्टी करके उन्होंने विदाई किया। तो गाय जो है ये हमारे प्रोसेस में आ जाए वापस, जब करना है। इसलिए लक्ष्य है गांव में गोपालन को, कम से कम 25 परिवार में गोपालन को, वो कृषि हो, वो चिकित्सा का आधार बने, ये सारी चीजें जो बताने वाले हैं वो सब उसमें गांव में हो। नगर में जो लोग नहीं है वो व्रती बने, मेरे घर में देसी गाय का ही दूध उपयोग होगा, तो दूध का उपयोग नहीं करेंगे, हम घी का उपयोग नहीं करेंगे। अगर देसी गाय के बड़ोने का घी आएगा तो भी उपयोग होगा, दाम चाहे उसका 2000 हो, 2000 हो, 3000 हो, 3000 हो, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर को अगर बिल नहीं देना है तो गाय को बिल दीजिए, गाय का बिल आसान है, बिना बीमार पड़ेगा देंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, घी खाएंगे तो घी आपके शरीर को अच्छा करेगा। नहीं तो कि डॉक्टर को देना पड़ेगा, बेड में सोना पड़ेगा, वो चिल्लाना पड़ेगा। गरीब आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप देवताओं के साथ रहना चाहते हैं, दानवों के साथ रहना चाहते ही कर लीजिए। दानवों का कोई नियत नहीं है, इच्छा से इच्छा हुआ तो 10 बजे उठा, 11 बजे उठा, और उसके बाद थक जाता है, सुबह सो के उठता तो इतना थक जाता है, फिर सो जाता है, फिर उसके बाद भूख लगती है, खाता है, और जैसे खाता है पेट भरता, नींद आती, सो जाता है। तो 2 पॉइंट हो चलेगा। एक व्यक्ति था, एक सेठ जी के पास गया, बोला कि सेठ जी मुझे नौकरी दीजिए। सेठ जी पूछे क्या काम करोगे? तो उसने कहा कि सब काम करूँगा, 20-25 लोगों का खाना बना सकता हूँ, 20-25 कमरे की सफाई कर सकता हूँ, 20-25 लोगों के कपड़े वगैरह धो के सुखा सकता हूँ, आयरन कर दूंगा, और 5-7 घंटे 7 घंटे रात को सोचता ही कर दूंगा। बोले 20-25 लोगों का खाना बना दोगे, 20-25 लोगों के कपड़े धो दोगे, 20-25 कमरे की साफ सफाई कर दोगे, और आपको इतना काम कर रहे हो, कहाँ काम करेंगे? वो सेठ जी के पास था, तो तुम्हें छोड़ दिया, तुमको इतने अच्छा काम करने वाले, इतने काम करने वाले व्यक्ति को छोड़ दिया। बोला क्या है, सेठ जी मेरा थोड़ा है, मेरा थोड़ा कमी है मेरा, उसके कारण मेरे को निकाल दिया। अरे कमी क्या है, इतने काम करने वाले को कमी क्या हो सकता है? बोला मेरा समस्या ये है कि मैं जब भी कुछ खाता हूँ तो सो जाता हूँ। बोला अरे बीच में आदमी काम करता है, खाएगा थोड़ा बहुत तो, अगर 20 बता रहा है तो आराम करेगा ही करेगा। बोले नहीं ये मेरी समस्या नहीं है। तो मेरी समस्या क्या है? बोला मैं जैसे ही सो के उठता हूँ जरूर कुछ ना कुछ खाता हूँ।
और मैंने बात क्योंकि कुछ भी खाएगा तो क्या करेगा वो, और सुबह उठते ही क्या करेगा, एक काम तो 20 लोगों के कपड़े धोएगा, 20 लोगों का खाना बनाएगा, 20 कमरे की सफाई करेगा, रात को चौकीदारी। सबको तो बोलने के तो ठीक है, करने के लिए 2 पॉइंट प्रोग्राम, खाना सोना, सोना खाना, खाना सोना, सोना खाना, खाना। हमारा इस बैठक के बाद अगले बैठक, ऐसे है क्या करते हैं, कुछ करना, इसमें कुछ होना चाहिए नहीं। हाँ, तो हमारे साथ इसमें 25 गांव जो आप गो पालक बनाएंगे, उसको काम बताइए, वो गो आधारित कृषि करे, गो उत्पादन बनाए, सारी चीजें बनाए, और जो गो प्रति परिवार है उसको बिक्री करें। जो औषधियाँ कितनी भी चीजें हम बनाते हैं सिखाएंगे, सारी चीज बताएंगे, खेती का भी बताएंगे, वो सब इनको मिलना चाहिए। तो ये हमारा उसका ये है। और इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, यानी हमको गांव में हमको ये बनाना है और शहर में भी हमको बनाना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे जो मुख्य ये है वो है पहला बिल्कुल लिखिए, गो पालन गो संवर्धन, यानी कार्य योजना। पहले लिखिए कार्य योजना, गो सेवा की कार्य योजना 11 आयाम, गो सेवा की कार्य योजना का 11 आयाम। गो सेवा कार्य योजना की 11 आयाम। अब पहला बिंदु गो पालन गो संवर्धन लिखिए। गो पालन गो संवर्धन करना, जिसका हो गया प्राप्त उठा लीजिए, जिसमें लिखना हो गया। गो पालन गो संवर्धन किया हमारा पहला, इसको समझिए। जब हम गाय कहते हैं, गो पालन कहते हैं, तो कौन सी गाय, कौन सी गाय? देसी गाय, अपनी गाय। कहाँ की गाय? हमारे प्रांत की गाय, हमारे जिले की गाय, कोसली नस्ल, ये हमारा होना चाहिए। तो कोसली नस्ल का गाय सबके घर में पहुंचे, ये जिम्मेदारी हमारी है। और केवल गाय पहुंचने से नहीं होगा, उसका रख रखाव, बीमार गाय को अलग करना, दूध देने वाले गाय को अलग रखना, जो सामान्य गाय है, जो बैल है, उसको अलग रखना, उसके जो बच्चे हैं जो दूध दूहने के समय छोड़ना, अलग नहीं, वापस बांध देना, बांधने की जरूरत नहीं है, उसको खुला में छोड़ दीजिए। तो गाय के संबंध में हमारे प्रांत में कितने प्रकार की गाय हैं, उन सभी प्रकार के गायों के बारे में आप सबके पास अच्छी तैयारी होनी चाहिए। मेरे प्रांत में इतने प्रकार की गाय है, ये गाय है, इन गायों का ये लाभ है, ये हानि है, ये लिखना पड़ेगा आपको, अध्ययन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, उसका ब्रीड इंप्रूवमेंट। अगर मान लीजिए कि आज जो गाय आप ला रहे हैं वो 4 लीटर दूध दे रही है, तो उसकी बेटी कम से कम 5 लीटर दूध दे, फिर उसकी जो बेटी की बेटी है वो 6 लीटर दूध दे, फिर उसकी बेटी की जो बेटी होगी, पड़पोती होगी, 8 लीटर दूध दे। तो हर साल आधा 1 लीटर दूध बढ़ते रहना चाहिए। उसके लिए अच्छी नंदी होनी चाहिए, नंदियों का देखभाल करना, नंदियों को रख रखाव करना, खान पान उसका ठीक रखना, उसको चरने की जगह देना, घूमने के लिए उसको चलते हुए रह सके वो। तो ये सारे सब मिला करके हमारा पहला बिंदु होता है गो पालन गो संवर्धन। किसको ये विषय समझ में आया? आइए आप जरा बोलिए, गो पालन गो संवर्धन क्या समझा आपने? गो पालन अपने देसी, यहाँ अपने देसी गाय पालना है बढ़िया अच्छे से, और उसका जो नस्ल अच्छे से, मतलब कहीं लोकल नदी से क्रॉस करना है, जिससे बढ़िया से उसका बच्चा हुआ। आपने कुछ किया क्या? नहीं, पहले जो गाय मतलब 2 लीटर देती थी, उसके बाद जो बच्चा तैयार है वो मतलब अभी 2 टाइम 5 लीटर,
स्थानीय स्तर के जो गाय हैं और स्थानीय स्तर के नदी हैं उनके साथ से क्रॉस करा करके उनके संवर्धन करके हम दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और दूध दही घी पंखियों में से खाद बना करके धरती की भी उर्वरता बढ़ा सकते हैं। दूसरा बिंदु लिखिए, गो चिकित्सा। केवल खाली बिंदु गो चिकित्सा लिखिए, बाकी समझिए, ये सब पीपीटी आपको मिल जाएगा। गो चिकित्सा क्या है? आज गोपालन का जो दूसरी बड़ी समस्या है, पहला तो खान पान रख रखाव है उसका, बछड़े को अलग रखो, नंदी को अलग रखो, गाय को अलग रखो, जो प्रेग्नेंट हुई है उस गाय को अलग रखो, जो 4 दिन मछला देने वाली उसको अलग रखो, जो कुत्ते वगैरह खा रही उसको। तो इस प्रकार से पूरा कॉम्प्रहेंसिव जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और उन गायों का इलाज करना जो सबसे बड़ी दूसरी समस्या है, इलाज करना। आज कोई गाय बीमार पड़ गया तो डॉक्टर को बुला के इंजेक्शन घूम देता है उसको, 500 रुपये इंजेक्शन लेता है, 500 रुपये अपने खर्चा लेता है, 1200 रुपये लगा लेता है एक विजिट का। आपकी जानकारी आश्चर्य होगा, जितने MSc में लीला करेंगे ये सब खेती में काम करते हैं, हाथ नहीं लगाते, दूर से खड़े होकर बात करते हैं, ऐसा करो वैसा करो, हंसते लोग बोले खेत में कभी हाथ तो लगाया नहीं, कभी लगाया नहीं करके ऐसा सब बोल रहे हैं। लेकिन हम जो कार्य करता है वो इसको समझे ठीक से, और इसकी जो चिकित्सा है, जैसा मान लीजिए गाय का पेट में गैस हो गई, गाय का पेट फूल रहा, तो 10 पान का पत्ता, 50 ग्राम अदरक, 50 ग्राम गुड़, सबको अलग अलग पीस लीजिए, फिर गुड़, ये तीनों को मिला लीजिए गुड़ में, यानी जो पान का पत्ता है उसका चटनी और जो उसका है उसकी चटनी अदरक का, उसको गुड़ में मिला दीजिए और उसका एक डोज गाय को खिलाइए, आधे घंटे 45 मिनट दूसरा डोज खिलाइए, बिल्कुल गाय को रोजाना हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, उससे सारे गैस निकल जाएंगे और पेट में जो अपच था, जो और भी कुछ गड़बड़ी है उससे निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं तो मट्ठा जो छाछ है उसमें थोड़ा हींग मिलाइए और थोड़ा नमक मिलाइए और वो गाय को खिला दीजिए, उससे पेट को आराम हो जाएगा, उससे अपनी जो हथेलियों में जो सूजन आ गया होगा, सड़ गया होगा, वो ठीक हो सकता है। ये छोटी छोटी विधियाँ हमें सीखनी पड़ेगी, यानी गाय का कौन से बीमारी से कैसा बीमार होता है और उस बीमारी को हमको कैसे डील करना है, सीखना है। जैसे चिल्ला बोला, आप में से कितने लोगों ने गो चिकित्सा का वर्णन किया है? गो चिकित्सा का वर्णन किया, कुछ करते हैं ऐसा कोई है? आप करते हैं तो जरा जला के बताइए। गौ चिकित्सा में मैं विभाग से जो है PI करता हूँ और कुछ ट्रीटमेंट भी कर लेता हूँ। लेकिन अभी अपना देसी करना है, ध्यान में रखिए, ये बंद करिए और नंदी टूटी है, नंदी लाइए, लोगों को जो उसका जो सीमेंट है, जो इंजेक्शन है, वो देसी गाय करेंगे। यहाँ का बात करके किसी से तो लेके आइए, ठीक है? कितना रहते हैं एक इंजेक्शन का? ये 250 रुपये। तो हमको ये सारी चीज़ें फिर से एक बार वापस लानी पड़ेगी। और गाय का जो इथनोवेटनरी मेडिसिन है, जड़ी बूटियों से, घर में जो अदरक है, घर में जो लहसुन प्याज है, घर में जो गोल मिर्च है, लौंग है, गुड़ है, अजवाइन है, ऐसे सामान, और जो घर से बाहर थोड़ा है, इसमें तुलसी है और भी कई प्रकार के पत्ते हैं, इन सब चीज़ों को आप औषधि बनाकर गाय को खिला सकते हैं। गाय की कई प्रकार की बीमारी, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों की होगी, उसका आई साइट अच्छा हो जाएगा, उसका सूंघने की शक्ति बढ़ जाएगी, दौड़ने भागने की शक्ति बढ़ जाएगी। खुले में 7-8 घंटे चरे, 5-6 घंटा खुले में चरना हो गाय का, ये पहला। तीसरा बिंदु है गो आधारित कृषि। देखिए
आमद से उसका शंकरलाल जी ने बताया तरीका, वो लगाइए उसको। मत से हो रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, वो फिर से लंपी डिसीज तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सीजन है लंपी डिसीज आने वाला है। भैया रिकॉर्डिंग वाले बुलाइए ना, क्या वो बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग उसका करने के तरीका लिए। पिछली बार बताया था, नीम का पत्ता अच्छा। वगैरह खाली बीज ऊपर के बाद 100 के 1500 ड्राइवर? से बात करनी थी। ड्राइवर ने रिकॉर्डिंग करने के लिए। अच्छा अच्छा, अगला बिंदु है गो आधारित कृषि। गो आधारित जो कृषि है, गाय का दूध दही घी तो हम डायरेक्ट लेते हैं, लेकिन गोबर गोमूत्र से अन्न उपजाकर उस अन्न को सात्विक अन्न जैविक अन्न हम खाते हैं, तो हमारा शरीर मन बुद्धि सब स्वस्थ रहता है और हम समाज और देश के लिए उपयोगी होते हैं। हमारा जो ऊर्जा है, हमारी जो चेतनता है, वो समाज हित में काम आता है। तो हमारा शास्त्र कहता है अन्न की शुद्धि से मन की शुद्धि होती है, अन्न से मन, मन से विचार, विचार से व्यवहार, व्यवहार से व्यक्तित्व। ये जो प्रोसेस है, चेन है, वो अन्न से। और अन्न कहाँ से आता है? पेड़ पौधों से आता है। पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं? मिट्टी में। मिट्टी में कौन रहता है? केचुआ माइक्रोब्स। और इसलिए अगर आप केचुआ माइक्रोब को स्ट्रेंथन करेंगे, उसकी शक्ति को बढ़ाएंगे, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? धान का पौधा अच्छा होगा, चावलदार सब्जी के पौधे अच्छे होंगे, क्योंकि उसका बीज आकर के वो छोड़ेगा तो बीज और अच्छा होता है। आप में से कितने लोगों को मालूम है पता नहीं है, लेकिन जो सबसे बढ़िया कॉफ़ी अमेरिका में बिकता है, तो 25,000 रुपये से ज़्यादा किलो, 1 किलो कॉफ़ी का पाउडर 25,000 रुपये से ज़्यादा है। और इतना डिमांड है कि उसका 10% भी पूर्ति नहीं कर पा रहे। वो कैसे बनता है कॉफ़ी मालूम है आपको? एक खास प्रकार का गिलहरी होता है इंडोनेशिया में, वो रात को कम से कम 100-200 कॉफ़ी के पके हुए बीज को खा लेता है, और दूसरा दिन वो जो विक्रिम करता है, तो मान लीजिए 100 फल खाया तो 100 बीज बाहर आ जाता है, गुच्छे में आ जाता है कॉफ़ी के। उस मल में जो निकले हुए बीज हैं, उस बीज को इकट्ठा किया जाता है, उसको धोया जाता है, धूप में सुखाया जाता है, और फिर उसको कूटा जाता है, पाउडर बनाया जाता है, और बहुत महंगा है। त्रिफला चूर्ण उसी से बनता है, कई चीज़ें उससे बनता है, चरणामृत मंदिरों में जाते हैं वो भी इसी से बनता है। तो ये जो प्रोसेस है हमको इसको समझना पड़ेगा। और गो आधारित कृषि में भूमि का सुपोषण, देखिए गो आधारित कृषि यानी भूमि का सुपोषण और पौधों का उपचार। भूमि का सुपोषण, पौध का उपचार। भूमि का सुपोषण का 3 तरीका है। उसको बूस्टर डोज देते हैं, उसको जैविक खाद डालते हैं, और उसमें अन्य चीजें डालते हैं। ये सब डालने से शक्ति की मट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, उसकी चेतनता, उसके तेजस, उसके ओजस बढ़ते हैं। उससे जो फसल होता है, उसको जो खाने वाला व्यक्ति है, उसका तेजस ओजस बढ़ जाता है। इस प्रकार से अगर हमें स्वस्थ होना है तो पेड़ को स्वस्थ करेंगे, पेड़ पौधे स्वस्थ होंगे, मिट्टी स्वस्थ होगा, और मिट्टी स्वस्थ होगा तो सारे। इसलिए हमारा गो आधारित कृषि हमारा मुख्य है। लेकिन यही गो आधारित कृषि जो नगरों में रहते हैं वो कैसे करेंगे? उनके पास तो गाय भी नहीं है, और उनके पास में तो अपना, अब मजेदार बात है कि जो बड़े बड़े नगरों में रहते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, ऐसे जो नगरों में रहते हैं, बड़ा विचित्र मामला है। ये शेखर सेन नाम में, आप जैसे कितने लोग जानते हैं शेखर सेन जो नाटक वाटक करते हैं, पद्म भूषण है, बड़ा बहुत कार्यक्रम यहाँ छत्तीसगढ़ के रायपुर के आते हैं भूषण, आजकल पूना में सर्दी लगे। तो मैं पूना में था, एक उसका मैसेज पूछा है, मैंने पूछा कहाँ है? मैं पूना में रहा पूछा, मैंने कहा मैं भी पूना में हूँ। अरे तो आ जाइए ना घर पर। तो गए हमारे प्रांत संयोजक जो अभी हैं, वो पहले साथ रवि रबड़े जी को लगा तो मैं जानता हूँ उस जगह, उनका फोन करीब चलिए, लेकिन तो उनके घर भोजन करने गए, तो भोजन करते नहीं। अब वो घर तो लिया उन्होंने 2 करोड़ रुपये, फ्लैट है, 16वां मंजिल है। तो बोले मेरा घर है, 2 करोड़ रुपये लिया उन्होंने, और बड़ा एंट्री वेंट्री बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ। मैंने आप अच्छा किसी भी घर में किचन नहीं है, सब डार्क किचन है, 24 घंटा जो चाहिए आप फोन करिए, तुरंत आपको 2 मिनट में, 5 मिनट में, 8 मिनट में मिलेगा। ऑर्डर करिए, रात 24 घंटा किचन चलता है, डार्क किचन है।
यानी वहाँ जो 200 घर है उन 200 घर का कोई किचन नहीं है, वो 200 घर का खाना एक ही जगह बनता है। पे एंड यूज। अब कॉफ़ी चाहिए आपको तो मुझे लगेगी मतलब ऐसा कॉफ़ी चाहिए, वो बोलेगा साहब 8 मिनट में आता हूँ। 8 मिनट इसलिए क्योंकि आप उतना मंजिल पर रहते हैं, लिफ्ट को आने का टाइम लगता है। 2 मिनट में आता हूँ, यानी आप नीचे ग्राउंड फ्लोर में होंगे तो तुरंत आ जाएगा 2 मिनट में। नहीं साहब 12 मिनट लगेगा, यानी आप 25वें तल्ले में होंगे। तो वो उसी हिसाब से टाइप, उसको मालूम है कहाँ से फोन आ रहा है, कौन से कमरे से आ रहा है। तो डार्क किचन है, किचन भी नहीं है। आजकल बड़े बड़े जो लोग हैं वो किचन नहीं रखते घर में, वो नीचे से डार्क किचन से सब खाना आता है। अब उनका छत अपना नहीं है, क्योंकि वो छत के ऊपर किसी का वो जमीन है, और जिस जमीन पर वो बोलते हैं मेरा घर है, वो जमीन उनका अपना नहीं है, क्योंकि किसी और का छत है। वो इधर वाला दीवार पर किला ठोकेंगे तो उधर वाला चिल्लाता है, अरे खिड़की हिल रहा, हमारा टीवी हिल रहा है भाई साहब। इधर किला ठोकते हैं तो वो बोलता है बच्चे पढ़ रहे हैं भाई साहब, आवाज कर रहे हो। ऊपर में कोई योगा करता है तो हमको बुलाना पड़ता है, अरे भाई जरा धीरे कूदो, हमारा पंखा हिल रहा है। ना छत हमारा, ना भूमि हमारी, ना दीवार हमारे, फिर भी घर हमारा 2 करोड़ का। ये है नगरों का हाल। वो क्या करेंगे? तो उनके लिए है टेरेस गार्डन। टेरेस गार्डन है, कल हम लोग रायपुर में टेरेस गार्डन का वर्क किए थे। हम लोग इसकी एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो सबके जितने भी गोव्रती कार्यकर्ता है, जो हम नगरों में गोव्रती बनाएंगे, उन सबके घर में हमको ये करना है। गोपालक है तो गो आधारित कृषि करो, गोव्रती है तो टेरेस गार्डन करो, करना है। कैसे करना, क्या करना, सब सिखाएंगे, बताएंगे, प्रशिक्षण वर्ग होगा उसका। लेकिन अपने घर में 100-200 कमरे लगाओ, पौधे लगाओ, घर में हरियाली लाओ। प्रकृति चाहिए ना। आपने दूध तो लाया तो संस्कृति आ गई, दूध दही की संस्कृति हो गई। प्रकृति तो मिट्टी लाइए अपने गाँव का, थोड़ा मिट्टी लाइए, गाय का गोबर लाइए, बनाइए, अथवा पौधे लगाइए, साग सब्जी लाइए। आपके मिट्टी में उपजा हुआ साग सब्जी खाइए, आपका डीएनए बड़ा खुश हो जाएगा, अच्छा होगा उसको। तो ये है टेरेस गार्डन, यानी ये कृषि का ही पार्ट है। चौथा लिखिए गो ऊर्जा। गो सेवा का जो चौथा आयाम है काम करने का, एक्शन प्लान है, वो है गो ऊर्जा। बस इतना लिखिए, गो ऊर्जा लिखिए, फिर समझिए उसको। अभी गो ऊर्जा क्या है? हम जो पैकेट दूध पीते हैं वो सब पाप का दूध है, क्योंकि जिस डेयरी फार्म से आते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस से आते हैं, जहाँ 1000 गाय रखते हैं, वो लोग अपना दूध निकाल के बेचते हैं। जब उनका बछड़ा होता है तो क्या करते हो? बछड़े को तो पालते नहीं है, बेकार पैसा खर्चा करना क्यों? क्योंकि सीमेंट से तो बच्चा हो जाता है, तो नंदी तो चाहिए नहीं, क्योंकि नंदी के लिए तो लोगों ने निकाल दूध रखा है, उसके सीमेंट निकाल के बेच रहे हैं। वो नंदी को मारते हैं, वो उसका जो बछड़ा होता है मेल काफ हुआ, लेकिन दूध तो निकालते हैं। और उसकी मां को कितना तकलीफ होगा, बेटा को मार दिया, दूध निकाल के खा रहे हैं। और मिला देते हैं ना, बछड़िया बछिया बछी बछड़ा सबके दूध मिल जाता है। तो हमको जो दूध मिल रहा है वो पाप का दूध मिल रहा है कि नहीं? जिस गाय को तकलीफ होगा, कष्ट होगा कि बेटा को मार दिया, उसको दूध निकाल के हम पी रहे हैं, वो दूध हमको लाभ करेगा? वो नुकसान कर रहा है, हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है। हमसे बीमार पड़ रहे हैं, हमारी मति खराब हो रहा है, हमारा सोच खराब हो रहा है, हमारे शरीर में रोग हो रहे हैं। ये समस्या है, तो ठीक करें। तो क्या करें? तो बैल को मारे नहीं, उसको जो बछड़ा है उसको बैल बनाए, और बैल चालित ट्रैक्टर बनता है। या दिख रहे ट्रैक्टर को, फोटो देख रहे हैं, 40,000 रुपये दाम है इसका, और 2 घंटे में 1 एकड़ का खेती हो जाती है, हल चल जाता है, बीज बोने की तैयारी हो जाती है। आप 3 फसल 4 फसल लीजिए, फिर इसी में ट्रॉली लगा करके जो उपज है, एक बैलगाड़ी से घर लेके जाइए, मंडी लेके जाइए आप इसमें, 40,000 रुपये इस बैलगाड़ी के दाम है। तो हम बैलों को बचाएंगे तो हमारा देश का पैसा बचेगा। यानी जो आज हम डीजल का पैसा खर्च कर रहे हैं ट्रैक्टर के नाम पर, ट्रैक्टर किस लिए बना है? खेती के लिए। लेकिन चल कहाँ रहा है? वो हाईवे पर चल रहा है, सब माल ढोने में लगे वो सारे ट्रैक्टर।
अब हवाई जहाज में सब ट्रैक्टर चल रहे हैं, एयरपोर्ट में जाके देखिए सब ट्रैक्टर चल रहे हैं, म्यूनसिपालिटी में देखिए सब कचरा ढोने में लगे हुए सारे ट्रैक्टर। भाई ट्रैक्टर सड़क के लिए बना है क्या? किसके लिए बना है? खेत के लिए। खेत में कितना देर काम करता है? बड़ा गड़बड़ मामला है और सारे डीजल फूके जा रहे हैं। भाई सड़कों पर माल ढोने के लिए अलग चीजें बनी है, बढ़िया, जिससे बेटर चीज बनी है, सस्ता पड़ता है वो। हम महंगाई से ज्यादा काम करते हैं। तो बैल चालित ट्रैक्टर जो गो पालक है वो बैल चालित ट्रैक्टर रखिए, बैलगाड़ी खरीदिए और गाय और बैल का गोबर से खाद बनाए, जो गैस बनाए और गैस के बाद जो स्लरी निकलेगा उसका खाद बनाए। तो एक गाय के गोबर गोमूत्र से हम एक साल में 30,000 रुपये कमा सकते हैं। 30,000 रुपये हम कमा सकते हैं। उसका प्रोसेस है, बताएंगे आपको। तो हमको गाय बैल को बचाना, गोबर गोमूत्र से गैस बनाना, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये कार 10 साल से चल रहा है और गोबर गैस से चल रहा है। दिल्ली IIT का है, डॉक्टर वीरेंद्र विजय जी की कार है और अभी भी चल रहा है, 10 साल से ज्यादा हो गया इसको। दिल्ली के अंदर ही चलता है ये और गैस भरते हैं इसमें, गोबर गैस, और चलाते हैं इसको। तो ये प्रयोग शुरू किया था तब से चल रहा है। 5वां बिंदु लिखिए, पंचगव्य मनुष्य चिकित्सा। पंचगव्य मनुष्य चिकित्सा। इसको घरेलू औषधि लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए घरेलू औषधि। घरेलू औषधि। और इसमें बड़ा बड़ा मत करिए, कैंसर ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं हम, लीवर को ठीक कर दे रहे हैं, किडनी ठीक कर दे रहे हैं, ये ज्यादा मत करिए। छोटी छोटी चीजें बनाइए, तकरासो बनाइए, पेन बाम बनाइए, मालिश तेल बनाइए, गोग्रित बाम बनाइए, तकरासो बनाइए। ऐसे जो घरेलू औषधियां हैं, जो छोटे छोटे हमारी तकलीफ है जो रोजमर्रा की, उसको ठीक करने की औषधियां बनाइए। 50 प्रकार की चीजें बनती है, एंटी रेडिएशन चिप बनता है, हमारा हेयर लोशन बनता है, फेस वॉश बनता है, बॉडी वॉश बनता है, चारों के लिए साबुन बनते हैं। तो ये सारी चीजें बना करके हम मनुष्य चिकित्सा घरेलू औषधि का करें। बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट मत करिए। आजकल लोग 60-70 हज़ार रुपये लेके सर्टिफिकेट लेते हैं और तुरंत हम किडनी ठीक कर दिया, हम लीवर ठीक कर दिया, हम ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये नहीं करना, ये गौ सेवा का नहीं है काम। ये डॉक्टरों का, वैद्यों का काम है, वो करने दीजिए। और एकदम दावा करते हैं मैंने ठीक कर दिया कैंसर, वैसा उसका कैंसर ऐसा था, इतना था, डॉक्टर बोला मर जाएगा, वो बोला शाम को मर जाएगा और हमने ठीक कर दिया, 12 साल हो गया अभी मरेगी। ऐसा दावा नहीं करना, गड़बड़ है। क्योंकि ऐसे 2-4 लोग जेल गए, कोई आपने गलती कर दिया और जाने वाला डॉक्टर ही जो गया वो फिर 2 साल के बाद निकाला, सब हुआ। अभी दावा नहीं करना, क्योंकि बीमारी इतनी खतरनाक हो रही है, इतना रासायनिक पेट में चला गया है कि गाय के, क्योंकि गाय खुद बीमार है। हमारी इतनी देसी गाय जिसको हम बोलते हैं वो खुद बीमार है, उसको हम इतने कचरा चीज खिला रहे हैं, बाजार से खरीद कर ला के खिला रहे हैं, वो खुद केमिकल चीज है। गाय को अच्छा घास कहाँ मिल रहा है? जंगल में जाके कहाँ चल के आ रही है वो? जंगल में जड़ी बूटी कहाँ बची है जो गाय स्वस्थ हो? इसलिए घरेलू औषधि बनाना जो पेट की बीमारी ठीक कर दे, चमड़े की बीमारी ठीक कर दे, कहीं दर्द है, कहीं मोच है, कहीं पर मसल्स का पेन है, हड्डी का पेन है, वो ठीक कर दे। ऐसे छोटे छोटे नाक में डालना। हमारे सुबोध जी ने बहुत प्रकार की चीजें बनाई हैं, हम प्रशिक्षण देते हैं, अगला प्रशिक्षण में बताने भी वाले हैं उसे। तो इन सबको बनाना और इसको घर में रखना और अपने इलाज करना। अगला बिंदु है पंचगव्य उत्पाद निर्माण। लिखिए पंचगव्य उत्पाद निर्माण।
ये क्या है? पंचगव्य उत्पाद निर्माण सुसंधि। जो गो पालन करते हैं उनको जो दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र मिलता है, इन 5 चीजों में और भी बहुत प्रकार की चीजों को मिलाकर हम बहुत प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं। भूमि सुपोषण के लिए हम गोबर गोमूत्र से उसमें गुड़ है, केला है, दही है, छाछ है, ऐसे कई चीजें मिलाकर हम उर्वरा शक्ति बना सकते हैं, उर्वरक बना सकते हैं। गोमूत्र में नीम का पत्ता, डसरा, अखवन, बेल, ये वो कई प्रकार की चीजें हैं, लहसुन है, हरा मिर्चा है, तांबे का बर्तन है, ये सब मिला करके हम जो बनाते हैं कीट नियंत्रक बनता है। 50 प्रकार के कीट नियंत्रक है, 50 प्रकार के उर्वरक बनते हैं, जैविक खाद, मटका खाद बोलते हैं, लिक्विड खाद बोलते हैं, प्रमात्र, नीमात्र, पता नहीं बहुत लोगों ने नाम दिया, लेकिन मैंने तो कोई नाम नहीं दिया क्योंकि मैं भी 22 साल से सिखा रहा हूँ लोगों को, और जब से मैंने सीखा है नंबर देता हूँ मैं, कीट नियंत्रक 1, कीट नियंत्रक 2, जीवामृत 1, जीवामृत 2, अमृत पानी 1। मेरा नहीं दिया हुआ नाम नहीं है, ये सारा नाम हमारे पंडित देवाशंकर जोशी जी उन्होंने दिया है, लेकिन हम उसको सीख के उसको बता रहे सब लोग। तो ये जो औषधि है, यानी जो फेस वॉश है, बॉडी वॉश है, जेल लोशन है, शैम्पू है, कई प्रकार के साबुन है, कई प्रकार के दंत मंजन है, कई प्रकार के बाम है, गोकृत बाम है, और सुरभि बाम है, यूनिवर्सल ऑयल है, घुटने का दर्द का जो दवा है, मालिश तेल है, कमर दर्द का है, या सर दर्द के लिए अमृतांजन बाम है, फिर गोकृत बाम है, फिर वो नस्य है, फिर कई प्रकार के चूर्ण है, तक्रासो है, ऐसे 300 लगभग प्रोडक्ट बनते हैं। एंटी रिलेशनशिप है, गोमय आसन है, यहाँ प्रयास करेंगे गोमय आसन बनाकर दिखाने का। तो चावल जो बनता है उसका जो माड़ है वो इकट्ठा करा लीजिए सुलेमान जी। तो चावल बनता है जी, ये भात बनता है, उसका जो माड़ है परसों जब हम बनाएंगे, पुराना धोती का कपड़ा होगा तो गोमय आसन बनाना भी सिखा देंगे। मैंने दिया है आपको लिस्ट में, समय सामग्री होगा तो बना देंगे। तो ऐसे हम करीब 300 प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं, और वो 300 प्रकार की चीज़ें हम जब बनाएंगे वो प्रमाणिक होगा, और वो जो प्रमाणिक होता है यानी जो शास्त्र सम्मत होता है वही बनाएंगे। वस्तुएं ठीक होनी चाहिए, उसके प्रमाण परिमाण दोनों ठीक होने चाहिए। उसको जब हम प्रयोग करेंगे तब फिर वो परिणामकारी होगा, लोगों को विश्वास होगा। तो ये उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण है अलग अलग स्तर पर, इसमें दिया है बहुत सी चीजें सिखाया है, देख लीजिए। अगला है विपणन। जो पंचगव्य उत्पाद बना है उसको मार्केटिंग भी करना है, अपने को बेचना है। पंचगव्य उत्पाद निर्माण। अभी कोरबा में नगर है, कोरबा तो नगर है, कितने नगर है कोरबा में? एक ही नगर है, कितने बस्ती है? नहीं भैया, कोरो महानगर है ना? कोरो नगर में कितने उपनगर है? कोरबा में कितना नगर है? 1-2 नगर है, 3-4 है, या एक ही नगर है? नगर एक है, उपनगर 6 या 7 है भैया। उपनगर है 6-7। और ये बस्ती एक नगर में 12 बस्ती ऐसी रहता है, 10-12 बस्ती रहता है। देखो तो एक उपनगर में यानी कुल मिला के टोटल ही आपका 12 बस्ती है या और भी ज़्यादा है? 12 है। चलो बिलासपुर के कौन है? बिलासपुर से आए हैं भैया, मैं रायपुर का बता रहा हूँ ना। रायपुर महानगर 14 बस्ती, 14 बस्ती में से एक 14 नगर, 14 एक नगर में 10-10, 12-12 बस्तियाँ। टोटल बस्ती कितना है? 144 136 बस्तियाँ है भैया। 136 बस्ती, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं? जैसे इसको हम बनाते हैं, इसको बेचने के लिए फिर वो कुछ लाइसेंसिंग वगैरह की जरूरत नहीं होती? बस्ती तो ठीक है, 136 बस्ती बोल रहे हैं। तो एक बस्ती में सामान्यतः 2000 घर होते हैं, यानी 10,000 आबादी पर एक बस्ती होता है, 2000 घर होते हैं। एक उपबस्ती में 200 घर होते हैं, यानी एक बस्ती में 10 उपबस्ती होता है, और
एक बस्ती में 200 घर होते हैं, यानी 2000 घर को 10 कर दिए तो 200 घर हो गए। तो एक बस्ती में 100 घर, 200 नहीं 100 घर। हमारा कोई एक कार्यकर्ता, कोई सेवा के एक कार्यकर्ता, ये 1100 घरों में हर घर में 1000 रुपए का सामान एक महीने में देगा। वो दूध होगा, फल सब्जी होगा, अनाज होगा, वस्तु होंगे, दंत मंजन, धूप बत्ती, बुनाई, कोई भी चीज होगा। 1000 रुपए का एक घर में 100 घर, एक महीने में कितना होगा? 1000 रुपए एक घर, 100 घर। इतना देरी लगा बोलते हैं, नींद आ रही है मुझे, तो मैं तो सोच के बोल रहा हूँ। आप मेरा आंख बंद होकर सो रहा हूँ, मैं सोचिए मैं नींद में ही बोल रहा हूँ, आदत हो गई नींद में बोलने। मैं सोचते बोल रहा हूँ, आंख बंद हो रही, मैं बीच में आंख बोलता है तो फिर अच्छा आपको लगता है कि आप बच्चे चल के बोल रहे थे, लेकिन आप जगह है ना, तो ठीक से बैठ जाइए। श्री सुरभ्यै नमः, 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 श्री सुरभ्यै नमः। तो ये जो उत्पाद है, अगर एक बस्ती में 100 घरों में हर महीना हम 1000 रुपए का सामान देंगे तो कितना रुपये हुआ? 1 लाख रुपया। अभी सुबोध जी साबुन बनाते हैं, 10 रुपया लिखा है उसमें, और मैं गोव्रतियों को उनका साबुन बेच रहा हूँ, और सुबोध जी मेरे को वो 7.5 रुपये में देते हैं और मैं 10 रुपये में बेचता हूँ, तो कितना % प्रॉफिट मिलेगा मेरे को? 25%। तो 1 लाख का 25% कितना होता है? तो हमारे एक कार्यकर्ता एक बस्ती में अगर एक महीना, रोज का काम तो नहीं है, रोज 1 घंटा 2 घंटे, 1-2 घंटा अगर काम करे और 100 गोव्रती परिवार तैयार करे और उनको 1000 रुपये का सामान बेचे, तो हमारे कार्यकर्ता को 25,000 रुपये मिलेगा कि नहीं? 25,000 का नौकरी मिलता है? अच्छा नहीं मिल रहा नौकरी 25,000। आज डिप्लोमा पढ़े हुए लोग, डिग्री पढ़े हुए लोग को 25,000 की नौकरी नहीं मिल रही, ठीक है, लेकिन आप सामान्य प्रयत्न से आपको मिल जाएगा। 5,000 रुपये आपका स्कूटी का खर्चा मान लीजिए, आपका मोटरसाइकिल का खर्चा मान लीजिए, तब भी आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000 रुपये आपका हो गया। आप 200 घर में देकर तो कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। 1,000 की जगह धीरे धीरे 1,500, 2,000 रुपये हो गया तो 80,000 रुपये, आप 1 लाख रुपये कमा सकते हैं। आज चेन्नई में हमारे कल्याण सिंह जी ने इसे प्रयास करके ऐसे 35 लोगों को तैयार कर दिया, जो महीना 50,000 रुपये कमा रहे नेट प्रॉफिट। गोव्रती परिवार तैयार हो रहा है, उनको दूध बेच रहे हैं, उनको घी बेच रहे हैं, उनको तेल बेच रहे हैं, उनको सामान बेच रहे हैं, लोग ले रहे हैं, आके लेके जाते हैं लोग। और हमारे कार्यकर्ता को किसी को 56,000, किसी को 45,000, किसी को 40,000 महीना में नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो मजा आ रहा है, लेने वाले को मजा आ रहा है, देने वाले को मजा आ रहा है, बेचने वाले को, सबको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। और हमारे कल्याण सिंह जी का महीने का 12 लाख रुपए का सेल रिटेल। अभी मैं मिल के आया, हम साथ में थे, विक्रम कार में आते समय ये करके आए, बातचीत करके मुझे बताया 2 दिन साथ में थे। तो हम ये प्रयत्न करें कि रायपुर का जो हमारा 136 बस्ती है, यानी 1,136 मतलब 1,300 बहु बस्ती है, उतने परिवारों को तो हम गोव्रती बनाते हैं और उनको सामान बेचे, तो कम से कम 1,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता को रोजगार मिलेगा। और रोजगार मुख्य नहीं हमारा है गोव्रती को सामान मिले, घी चाहिए, लोग पैसा देने को तैयार नहीं। हम अकमत अग्रवाल जी को पूछा, नहीं साहब मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, बोले क्यों? बोला घी नहीं है मेरे पास। वो भी सर 2,200 रुपया या 2,500 रुपये में देते हैं घी। कितना देते हैं? 2200 आत्मोल चिकन पच्चीस सौ। लेकिन नहीं डिमांड
ज़्यादा है और दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए बोलते नहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, क्योंकि लोग मांगना शुरू कर हाई नहीं उठना चाहिए, तो लोग 3000 रुपये देने को तैयार है, लेकिन घी प्रमाणिक होना चाहिए। तो डिमांड तो बढ़ गया, देने वाला नहीं, तो हमको दोनों तैयार करना, बनाने वाले, उत्पाद करने वाले और उस उत्पाद को पहुंचाने वाले, ये दोनों तैयार करना पड़ेगा, तब हमारे गोव्रती जो हमने बनाया है उनको जस्टिफाई होगा। ठीक है, अगला बिंदु लिखिए, गो कथा मठ मंदिर गौशाला संपन्न। गो कथा मठ मंदिर गौशाला संपन्न। गो कथा मठ मंदिर गौशाला संपन्न। अब इसको समझिए, हम जहां रहते हैं, हमारा जिला, हमारा खंड, हमारा नगर, वहां एक भी मंदिर हमसे छूटना नहीं चाहिए। हमारे मोहल्ले में, हमारे गली में, हमारे एरिया में जो मंदिर है, वहां पर ही कम से कम सुबह शाम आधा आधा घंटा देसी गाय का घी जलना चाहिए, घी का दिया जलना चाहिए मंदिर में, कम से कम आधा घंटा। आरती जब होती है उसमें आरती का जो होता है कम से कम वो घी का हो, कम से कम 1 पाव 2 पाव आधा किलो दूध सुबह शाम मंदिर में, शुद्ध देसी गाय का दूध मंदिर में आए, उसका प्रसाद बने। ये कर सकते हैं कि नहीं? ये प्रयत्न करना चाहिए कि नहीं? पंडित जी से बात करके, समिति के लोगों से बात करके कि गाय का दूध से थोड़ा कुछ तो करो, सब पैकेट कर दो सारे। अब गलत चीज करेंगे तो गलत ही होगा ना, तो हम भुगत रहे हैं, गलत चीजें डाल रहे हैं भगवान को, तो गलत ही हमको भी वापस आ रहा है। ये प्रयत्न करना, फिर मंदिरों में धीरे धीरे गो पालन करवाना। भाई आपको रोज कौन ला के देगा, तो आप मंदिर में पालो गाय, आसान नहीं, कठिन है, लेकिन करो, करना तो पड़ेगा कि आपको गाय दूध चाहिए आपको, तो धीरे 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 मंदिरों में गौशाला तैयार, और फिर उसको जगह, उसको ये, उसकी चारा, वो सारे कुछ सिखाएंगे हम। लेकिन मंदिर में पुजारी कौन होगा ये हम तय नहीं करेंगे, वहाँ कैसे पूजा हो रहा है ये नहीं करेंगे, कमेटी में कौन है नहीं है वो हम नहीं तय करेंगे, वहाँ का पैसा का क्या हिसाब किताब हो रहा है वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है, गाय है कि नहीं, दूध है कि नहीं, दही है कि नहीं, घी है कि नहीं, भगवान को वो चीज चढ़ रहा है कि नहीं, उसको मदद करना काम, आदेश देने का काम, डराने धमकाने का काम नहीं, मदद करने का काम। अभी देश भर बहुत जगह हो गई, बहुत से मंदिरों में हो गए, गाय खरीदा लोगों ने। फिर मठों में, मंदिरों, जो आश्रम है वहां गाय नहीं, आश्रम में बड़े बड़े आश्रम 500-500 लोग रहते हैं, लेकिन गाय नहीं, और पैकेट दूध आता है, पैकेट दूध से सब चलता है आश्रम, जबकि आश्रम का मतलब ही गाय, आश्रम का मतलब ये दूध दही घी भरपूर होना चाहिए। तो समझाना, बताना, उनके लिए व्यवस्था करना, सहयोग करना, कराइए गाय, मैं दे दूंगा पैसा, व्यवस्था करिए गाय बताने की, देने की। और सामान्य लोगों को खाली गाय से पैसा नहीं, गाय को श्रद्धा, भक्ति, गाय के प्रति श्रद्धा चाहिए, गाय के प्रति भक्ति चाहिए, क्योंकि जब तक आप गाय की सेवा नहीं करेंगे श्रद्धा भक्ति के साथ, तब तक आपको दोषपूर्ण नहीं होगा। राजा दिलीप थे, विवाह कर लिए थे, पुत्र नहीं हो रहा था, परेशान थे, तो मालूम पड़ा कि उनका जो शुक्र है वो कम है, इसी कारण बच्चे नहीं हो रहे। शुक्र को बढ़ाना तो क्या करना, तो नंदिनी की कृपा चाहिए, तो गाय की सेवा की। ये तो हम कहानी सुनते कि जंगल में गया, शेर आया, वो कहानी है, वो वास्तविकता नहीं। वास्तविकता क्या है, दूध दही घी खाया भरपूर, यज्ञ किया उन्होंने, तो उनके शरीर की चैतन्यता बढ़ गई, उसमें शुगर की काउंट बढ़ गया, और विधि विधान किया तो बच्चे हो गए, और रघु पैदा हुआ, इतना श्रेष्ठ पूरे पृथ्वी में, और इक्ष्वाकु वंश से रघुकुल हो गया। इक्ष्वाकु कुल था, इक्ष्वाकु वंश था, और रघुकुल हो गया, क्योंकि रघु इतने प्रतापी हो गए। आगे चलकर चौथी पीढ़ी में राघव आ गए, लेकिन राघव के भी जो पिता थे दशरथ, वो भी तो 3 विवाह कर लिए थे, कोई पुत्र नहीं हो रहे थे। उन्होंने वशिष्ठ को कहा कि भाई पुत्र नहीं हो रहे, 3 विवाह हो गया, अब क्या करें।
इसमें समझ में आ गया कि प्रॉब्लम माताओं में नहीं है, प्रॉब्लम तो भाई साहब का ही है। तो श्रृंग ऋषि जी को मिले, श्रृंग ऋषि ने कहा कि हाँ सेवा करनी पड़ेगी गाय की। तो किया, यज्ञ हुआ, पुत्र कामस्य यज्ञ किए और रघुकुल में साक्षात राघव आ गए। ये तो कहानी सुनते हैं कि गाय की कृपा हुई तो रघु आ गए, गाय की कृपा हुई घी मिला तो राघव आ गए, ये तो कहानी है। वास्तविकता है लेकिन बहुत पहले का है। अभी तो प्राण प्रतिष्ठा हुआ भगवान राम का, वो तो हुआ, लेकिन आज भी जिसने गाय की सेवा की उसका हुआ। चेन्नई में हमारे जो प्रांत वो कथा मठ मंदिर संपर्क के जो आया मुख्य प्रांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिटर हैं, श्रीकांत जी उन्होंने घटना बताई वृंदावन में हमारी कार्यक्रम का, और काफी बड़े बड़े महाराज सब आए हुए थे। तो जब हमने ये सब चर्चाएं की तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा आपका भी अनुभव होगा, तो उन्होंने कहा मेरा एक अनुभव है। चेन्नई में महानगर, वो तांबरम रहते हैं, थोड़ा किनारा है, मैंने उसके बाद शहर समाप्त हो जाता है, आगे गाँव शुरू होते हैं। तो तांबरम के पास में जहाँ उनका घर है थोड़ा आगे में 7-8 किलोमीटर में वो पालन करने वाले हैं। तो उन्होंने एक परिवार है, उसका बेटी का विवाह हुए 12 वर्ष हो गए, बड़ी बेटी है उसका विवाह हुए 12 वर्ष हो गए, बच्चे नहीं हुए। दूसरा बेटा है उसका विवाह हुए 10 वर्ष हो गए, उसको भी बच्चा नहीं हो रहा है। तीसरा बेटे का उम्र 32 साल हो गया, 32, लेकिन विवाह नहीं हो रहा उसके, इनको बच्चे नहीं हो रहे, उनका विवाह ही नहीं हो रहा है। तीसरा, 2 बेटा 1 बेटी थी, बेटी को भी बच्चे नहीं, बेटा को भी बच्चे नहीं, और तीसरा बेटे को विवाह ही नहीं हो रहा है। परेशान थे, आदमी गुना करता फुटता जितना भी कर सकते थे, जो भी यज्ञ मंत्र सब कर लिया उन्होंने, नहीं हुआ। तो फिर हमारे लोगों ने कहा कि वर्षिका जी गोद की सेवा करो, गाय की सेवा करो, क्योंकि गाय की जिसने सेवा की उनको बच्चे हुए। तो उन्होंने कहा ग्वालर में भी जिसके यहाँ कहते थे तुम्हारे देसी गाय लाओ, बछड़े के साथ हम उसकी सेवा करेंगे। वो सुबह आता था, वो काम करने आता ही था, तो गाय को ला के घर में उनके बांध देता था, दूध निकाल देता था, ला के उनके घर में बांध देता था, रात को रात लेके जाता था। तो दिन भर सारे परिवार की सेवा करते थे गाय की। 3 महीने में 3 महीना सेवा किया, सुबह शाम उसकी पूजा, उसकी आरती, उसको खिलाया अपने हाथ से। बेटी भी कंसीव हो गई, बहू भी कंसीव हो गई, और तो तीसरा बेटा का शादी तय हो गई 3 महीने। अब उन्होंने कहा कि भाई अभी गाय को तो देंगे नहीं, अभी गाय तो हमारे पास रहेगी। ये अभी की घटना है चेन्नई में, आप जाकर बात कर लीजिए। तो ऐसा नहीं कि गाय की सेवा करेंगे तो कोई राम जी का हुआ, कोई रघु जी का हुआ, कोई भीम जी का उद्धार हुआ, कोई दशरथ जी का उद्धार हुआ, कोई विश्वामित्र जी का जन्म हो गया। ऐसे बहुत सी हजारों घटनाएं हैं। आज भी अगर आप गाय की सेवा करेंगे तो आपके जीवन के जो दोष हैं, आपकी जो कमियां हैं, आपके जो कठिनाइयां हैं, उसको दूर करने की क्षमता रखती है। लेकिन कब करेगी वो? जब वो प्रसन्न होगी, जब वो निर्भीक होगी, जब वो आनंदित होगी, वो जब आपको अपना मानेगी तो आपका कष्ट हर लेगी। आपने गाय को घर पर लाया, ये बड़ी बात नहीं है, तो करना ही है आपको। आपने गाय को स्वीकार किया, ये बड़ी बात नहीं है। गाय ने आपको स्वीकार किया क्या, ये बड़ी बात है। गाय आपको कब स्वीकार करेगी? जब तो उसकी सेवा करेगी, उसकी पूजा करेगी, अर्चना करेगी, तब वो अपने अंदर के देवत्व को जागृत करेगी, वो आपकी समस्या का हल करेगी। ये है समस्या। तो ये समझाना है अपने लोगों को, बड़े लोगों को बताना है कि भाई गोपालन को संवर्धन करो, सेवा करो, गाय की पूजा करो, अर्चना करो, अपने कष्ट बताओ, अपने कष्ट से चर्चा करो, निवारण करेंगे उसको, ठीक करेंगे। बहुत सी कहानी मैं सरकारी नहीं सुनाऊंगा आपको, समय हो गया है। देखिए अगला बिंदु, गो विज्ञान परीक्षा। गो विज्ञान परीक्षा यानी क्या? तो अभी एक बेलगाम में था मैं, तो एक कार्यकर्ता के घर में भोजन के लिए गया, तो कार्यकर्ता ने कहा कि मैं सायं कार्यवाह हूँ बाल शाखा के,
तो कल आप हमारे शाम को हमारे शाखा में आएंगे, क्या बौद्धिक पेज हो जाए? ये कहाँ मैं आ सकता हूँ शाम का आ जाऊँगा। उन्होंने 5 बाल शाखाओं का एकत्रीकरण किया, लगभग 145 बाल स्वयंसेवक थे उसमें, अन्य लोग थे 175 से इत्यादि टोटल, लेकिन बाल स्वयंसेवक जो है वो 145 के आसपास थे, जो 15 वर्ष से नीचे के थे, यानी 10 से 15 के बीच के थे, 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ने वाले बच्चे थे। अभी बच्चे इतने छोटे बच्चे, उससे क्या बौद्धिक थे, उससे मैं सोचा बातचीत करें। मैंने अनुमति ली है कि मैं बातचीत करूँगा, चर्चा करूँगा। कहाँ करिए? तो मैंने बच्चों को पूछा कि आप में से कितने लोग दूध पीते हैं? सभी ना तो खाया दूध पीते। दूध कहाँ से आता है? तो कितने लोगों को मालूम है दूध? सबने आता है, हाँ हमें मालूम है। कहाँ से आता है? दुकान से आता है। कौन से दुकान में कहाँ से आता है? फैक्ट्री से आता है। कौन से फैक्ट्री से बनता है? नंदिनी फैक्ट्री। वो कर्नाटक में नंदिनी के नाम से वो बनता है। वो वहाँ की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो नंदिनी का है। या छत्तीसगढ़ में क्या है? देवभोग अजय। तो वो नंदिनी का दूध पीते हैं जो फैक्ट्री में बनता है। तो मैंने पूछा कि वो फैक्ट्री में दूध कैसे? बोला वो मालूम नहीं। तो पैकेट कितने लोगों ने देखा? हाँ सबने देखा। उसमें क्या क्या बना? एक गाय का चित्र बना है। मतलब वो गाय का चित्र क्यों बना है? तो एक बच्चे ने कहा कि वो गाय का दूध होता है। बड़ा प्रोवोक करके पूछने पर अब वो जो बच्चा, तो मैंने पूछा कि भाई कितने लोग दही खाते हैं? सबने यहाँ सिखाया दही खाते हैं। दही कहाँ से आता है? तो दुकान से आता है। दुकान में कहाँ से आता है? फैक्ट्री से आता है। कौन सी फैक्ट्री? नंदिनी फैक्ट्री। घी कितने लोग खाते हैं? सभी खाते हैं। कहाँ से आता है? दुकान से आता है। कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग दही था और घी था, अलग अलग नाम था। नाम नहीं मालूम था लोगों को, लेकिन कुछ लोग नंदिनी का भी घी खाते थे। नंदिनी का भी घी आता है, सामने घी होता है, नंदिनी का भी। फिर मैंने लेकिन बता नहीं पाए कि गाय से दही, दूध से घी बनता है, दूध से ही दही बनता है। एक बच्चा नहीं बोल पाया। अभी बच्चे से मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग गाय देखे? हाँ देखा, सबने देखा है। तो गाय से क्या क्या मिलता है? तो लोग सोचने लगे बच्चे, क्योंकि किसी भी बच्चे ने अपने माता पिता को गाय का दूध को धोते हुए देखा ही नहीं, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि गाय से दूध मिलता है? किसी भी बच्चे को उसके घर में दूध से दही जमता है, वो जमाते हुए देखा नहीं बच्चों ने, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि दूध से दही बनता है? और तो घी तो बनता ही नहीं। आप लोग क्या भी नहीं बनता, आपके तो दूध होता होगा, आपके तो दही भी बनते बनाते होंगे, आपके क्यों होंगे? लेकिन घी तो आप भी नहीं बनता, घी बनता नहीं है। तो बच्चे को कैसे मालूम? उसको गाय नहीं मालूम, उसको दूध दही घी नहीं मालूम, तो बच्चा हमारी संस्कृति से कट गया, हमारे डीएनए से, उसके शरीर से डीएनए निकल गया। आप समझ रहे हैं? और ये केवल एक घटना एक जगह का नहीं, सभी जगह का है। आप रायपुर के बच्चों से बात करके पूछ लेना, वो बोलेगा कौन से हमें मिल्क मिलता है? बोलेगा गाय से दूध मिलता हुआ, हाँ कौन से मिलता है? वो कल हमारे कार्यालय में रायपुर में एक लड़की, उन्होंने कहा कि तेरा नंबर बताओ। हमारे कार्यालय प्रमुख नंबर बता रहे थे 62 तो क्या क्या बताइए? 62, हाँ, और 65 या 63, कितना बोले? 62 बोले? नहीं 65, 65, अच्छा 65। अब वो लड़की तो यही थी, उसको ना 62 समझ में आ रहा था, ना उसको 65 समझ में आ रहा था। और वो स्पोर्ट्स की थी, तो नाम क्या था उसका? अंजू कुछ नाम था। अंजू लड़की थी, बड़ी थी, लड़कियों ना बच्ची नहीं है, वो 22-25 साल की है। ये दिक्कत है। कराटे फाइटर 2 o'clock हम लोग मिलेंगे, आप आ जाना। tomorrow 2 o'clock
o'clock you come, हम लोग मिलेंगे। और tomorrow 2 o'clock यानी क्या, कल 2 बजे दोपहर को आ जाओ, ये बोल नहीं सकते। अब अंग्रेजी मिक्स हो गया, भाषा में भी अंग्रेजी घुस गई, इतना मिलावटी हो रहा है हमारे। अभी मातृभाषा है क्या? तुम्हारा 2 o'clock हम लोग मिलेंगे सिनेमा हॉल में। हाँ? तो ऐसा हो गया, दूध का प्रभाव, मौसी का प्रभाव, विदेशी का प्रभाव। विदेशी दूध पिएंगे तो विदेशी बात करेंगे ना, 62 की जगह में 62 ही बोलेंगे। वो बार बार बोल रहा है 62 नहीं 62 ना, नहीं 62 नहीं 62। तो विदेशी गाय का दूध का प्रभाव तो वही रहेगा, अंग्रेजी बोलेंगे। ये कल की घटना बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके साथ भी होता होगा। अभी तो आप ग्रामीण परिवेश में इसलिए थोड़ा बचे हुए हैं, लेकिन शहर परिवेश में जो लोग रहते हैं उनका तो वही स्थिति है। कैसे समझेंगे? माँ बाप को समझ में नहीं है, मोबाइल में घूमते रहते हैं, बच्चे भी मोबाइल में घूमते रहता है। अब ये स्थिति हो गई। पहले हम लोग बोलते थे कि फोन आने से, उस समय तो रिंग करने वाला होता था ना, घुमाने वाला, तो किसी का फोन आने से बेटा तुम अंकल बोल देना पिताजी घर पर नहीं है। तो हम लोग को जब ऐसे होता था हम लोग बोल देते थे अंकल चाचा जी घर पर नहीं है, ऐसा चाचा जी बोलने बोले। चाचा जी ने बोलने के लिए बोला है कि चाचा जी घर पर नहीं है अंकल, ऐसा बोलते थे हम लोग। आजकल का बच्चा जैसे बोला था पापा रुको ना, अंकल पापा घर पर नहीं है, आप 2 घंटे के बाद फोन करेंगे। बच्चा सीख गया पहले से, क्योंकि बाप सीख गया है ना, तो बच्चा सीख लिया। ये स्थिति हो गई है, बच्चे को बताना ही नहीं पड़ता। जैसे फोन आता है, हाँ हेलो, हाँ मैं बबलू बोल रहा हूँ, बोलिए। अरे पापा का फोन नहीं, पापा घर पर नहीं है। पापा पूछते कौन है? अरे वो अंकल है ना, शेखर अंकल। अच्छा अरे बात करना है, अच्छा रुकिए पापा जी को मैं बुलाता हूँ। पापा जी बगल में खड़े, 2 मिनट रुकिए, मैं पापा जी बाहर में बुलाता हूँ। पापा जी ले बच्चा आजकल ऐसे एक्सपर्ट हो गए। क्यों? विदेशी गाय का दूध, स्वदेशी गाय का दूध पीने से क्या होता था? चाचा जी बोलने कि चाचा जी घर पर नहीं है, और विदेशी गाय का दूध। तो हमारे बच्चों को जानकारी देना गाय के बारे में, दूध के बारे में, घटनाओं के बारे में। हमारे छत्तीसगढ़ की गाय की गोशरी नस्ल हमें को नहीं मालूम, हमारे बच्चों को कैसे मालूम होगा? कैसे मालूम होगा? और गोशरी नस्ल गाय से राम का जन्म हुआ है। गोशरी नस्ल के कारण कौशल्या का नाम से कौशली बना है ये गाय। हम हमारे बच्चों को कैसे मालूम पड़ेगा? जिस राम की इतनी पूरी जय जयकार हो रही है, उसका ननिहाल हमारा कौशल प्रांत है। हमारा इतना ये है, यहाँ के लोग गए थे पूजन में, बैठे थे, उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था 11 जो लोग बैठे थे उसमें से एक हमारे यहाँ के भी थे, जिन्होंने 11 दिन के पूजा करके उसको किया। क्षत्रिय समाज के यहाँ का कौशल का था। तो हमारा गौरव हमको मालूम होना चाहिए, हम कितने गौरवशाली लोग हैं, हम कितने इस वंश के लोग हैं, हमारा वंश कितना बड़ा है। हम सामान्य लोग नहीं है, अपने गौरव को जगाना पड़ेगा ना। जब ने हनुमान जी को बताया तो हनुमान जी ओ अच्छा इधर नहीं पहुँचता हूँ, एक छलांग लगाया पहुँच गया, और रावण की पैसी पैसी करके आए। लेकिन बताना पड़ा उनको कि हनुमान तुम कर सकते हो, हम तो वंशत्व नहीं का है, तो हमको तो समझाना पड़ेगा। तो ये काम हमारा गौ सेवा होना है कि बच्चों को अपने गाय के बारे में, उसके पंचगव्य के बारे में, उसके घटनाओं के बारे में गो विज्ञान परीक्षा के माध्यम से। बच्चे वैसे बताएं कहानी समझ में नहीं आएगा, उसको थोड़ा पुरस्कार दीजिए, उसको गिफ्ट दीजिए, उसको सर्टिफिकेट दीजिए। बच्चे सर्टिफिकेट से काम करते हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम करिए आप सब। अगस्त सितंबर में पूरे देश में, पूरे भारत में गो विज्ञान परीक्षा का बड़ा पैमाने पर कार्यक्रम होने वाला है। तो करना है अपने को, ये गो विज्ञान परीक्षा का है। 10वां है, लिखिए स्वावलंबी सुरभि ग्राम संकुल। स्वावलंबी सुरभि ग्राम संकुल। विज्ञान परीक्षा हो गया अगस्त सितंबर। इसका बैठक होगा, अभी आपको बताएंगे। स्वावलंबी सुरभि ग्राम संकुल। अब इसको समझिए, हम लगातार प्रयत्न करके गांव में, एक गांव के 25 परिवार को गौ पालक बना दिया।
एक उपबस्ती में प्रयत्न करके 100 परिवार को गोव्रती बना दिया। वो पालन करने वाला जो व्यक्ति है वो उत्पाद बनाएगा, वो व्रती जो है वो उत्पाद को उपभोग करेगा। तो गांव की जो संस्कृति है, गाय की संस्कृति है, गो संस्कृति है, वो शहर में आएगी, नगरों में आएगी, और नगरों में जो समृद्धि है वो गांव में जाएगी। हम इस प्रकार से संस्कृति और समृद्धि का एक्सचेंज करेंगे, यानी गांव को वेल्थ मिलेगा और नगरों को हेल्थ मिलेगा। एक्सचेंज ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ, वो उनके स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनका डीएनए मजबूत होगा, उनके अंदर मानवीय गुण, दैवीय गुण आएंगे, उनका शक्ति, उनका ऊर्जा, उनका तेजस ओजस बढ़ेगा, और गांव के लोगों को लक्ष्मी मिलेगी और समृद्धि होगी। समृद्धि होगी उसकी चैतन्यता बढ़ेगी तो वो अच्छा काम करेगा और समृद्धि कमाएगा। इसकी चैतन्यता बढ़ेगी, इसको पैसा मिलेगा, गायक सेवा कर रहा है, इसकी भी समृद्धि, तो सभी जगह अच्छा होगा। आगे चलकर 5 साल अगर हम लगातार इस एक गांव में 25 परिवार को, हम 25 से ज़्यादा परिवार को अगर मान लीजिए हमने गोपालक बना दिया लगातार 5 साल तक, और एक 100 घरों में हमने गोव्रती बना दिया, 100 परिवारों को एक उपबस्ती में, तो हम एक गांव को एक उपबस्ती में जोड़ सकते हैं, 10 गांव को एक बस्ती से जोड़ सकते हैं, तो 10 गांव का एक संकुल बन जाएगा, एक बस्ती का एक संकुल बन जाएगा। तो हम एक 10 गांव के संकुल को एक बस्ती के संकुल के साथ जोड़ देंगे। यही है स्वावलंबी विक्रम संकुल। आगे चल करके ये जो गांव का व्यक्ति है 25 परिवार, एक बार शहर में, नगर में उन 100 परिवारों के साथ कार्यक्रम करेगा, और एक बार ये 100 परिवार गांव में जाकर उन 25 परिवारों के साथ एक बार कार्यक्रम करेंगे। साल में 2 बार दोनों को मिलना होगा, एक बार गांव में मिलेंगे, एक बार नगर में मिलेंगे, 2 कार्यक्रम करेंगे। तो बनाने वाले को मालूम पड़ेगा कि भाई मेरा वस्तु कौन उपयोग कर रहा है, उपयोग करने वाले को मालूम पड़ेगा मेरा वस्तु कौन बना रहा है, तो विश्वास बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, दोनों की समृद्धि बढ़ेगी। यह है, बाकी विशेष डिटेल्स इसमें है। और 11वां बिंदु लिखिए, गो विज्ञान अनुसंधान, गो विज्ञान अनुसंधान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र। अब इसको समझिए, ये जो प्रशिक्षण केंद्र है, हर प्रांत में हमको एक प्रशिक्षण केंद्र बनाने हैं। उसके एक मापदंड बनाए हैं, माननीय शंकरलाल जी उसके प्रमुख हैं, वो आएंगे। हमारा एक प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए जहां अनुसंधान हो। ये जो हम 18 बिंदु 21 बिंदु बोलते हैं गो सेवा के, वो सब चीज वहां पर हो, गो पालन, गो संवर्धन हो, यहाँ की जो नस्ल है छत्तीसगढ़ की, वो सारे नस्ल का वहां पर रख रखाव हो, पालन हो, उसकी नंदी तैयार हो, और नंदी पूरे राज्य में जाए, उसका वृद्धि, दूध वृद्धि करने की वृद्धि हो, वहाँ पर उसकी गो चिकित्सा की विधि हो, वहाँ पर बायोगैस बने और वो बायोगैस सब जगह लगे, बैलगाड़ी बने, वो बैलगाड़ी सब जगह जाए, सबको मिले। ऐसे जो 11 आयाम की हमने चर्चा की, उन सबका अनुसंधान यहाँ पर हो, और वो चीज़ें सभी पूरे देश भर, पूरे आपके छत्तीसगढ़ के प्रांतों में सभी को प्राप्त हो। फिर लगातार प्रशिक्षण हो, हर सप्ताह प्रशिक्षण हो, 11 आयाम का हर महीना 11 आयाम के प्रशिक्षण हो रहे हैं। ये करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को आपको प्रशिक्षण देना है। अभी 3-4 साल तक हम पहले एक प्रांत में केंद्र बनाएंगे, फिर हम विभाग में केंद्र बनाएंगे, उसके बाद जिला में केंद्र बनाएंगे। आने वाले 10-15 वर्षों में हर जिले में एक प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए, तो फिर हम नीचे तक जाएंगे। तो ये उद्देश्य है, और इसको करने के लिए अपने ही प्रयास से, अपने माध्यम से हमको इसको करना है। तो ये 11 आयाम हमने आपको बताया है, आपने लिखा है कि ये हमारे गो सेवा के लक्ष्य, उद्देश्य, कार्य योजना, यानी गो सेवा का आपको चिंतन बताया, लिखिए गो सेवा का चिंतन। 1 नंबर पर लिखिए गो सेवा का चिंतन। 2 नंबर पर लिखिए गो सेवा के लक्ष्य।
गौ सेवा के उद्देश्य से गौ सेवा के कार्य योजना और गौ सेवा का जो परिणाम है वो हम आपको परसों जब सत्र लेंगे उस समय आपको समझाएंगे। अभी सत्र को यहाँ रोकते हैं, सूचना है तो सूचना दीजिए, अगला सत्र की बात बताइए और इस सत्र में समाप्त कर दीजिए। श्री सुरभ्ये नमः।